हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गुप्त काल। इससे हर परीक्षा में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है गुप्त काल। गुप्त काल के प्रथम शासक श्रीगुप्त हुए। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं, यानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त है, जिसने महाराजा की उपाधि धारण किया। तो क्या चीज़ की उपाधि धारण किया? महाराजा की उपाधि धारण किया। इसका कार्यक्षेत्र बनारस था, यानी इसका शासन बनारस में ही शासन करते थे। गुप्त वंश का अगला शासक घटोत्कच हुआ। इसने भी महाराजा की उपाधि धारण किया। तो आपका पहला शासक श्रीगुप्त और अगला शासक घटोत्कच, इसने भी महाराजा की उपाधि धारण किया। अगला शासक हुए चंद्रगुप्त प्रथम। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था, जिस संवत का नाम है गुप्त संवत। तो आपसे पूछा जाएगा कि 319 ईस्वी में किसने गुप्त संवत की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने एक संवत चलाया था, जिस संवत का नाम है गुप्त संवत। बढ़ते हैं आगे। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। इससे पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच ने महाराजा की उपाधि धारण किया, लेकिन गुप्त वंश का पहला शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया, वो चंद्रगुप्त प्रथम हैं। गुप्त वंश के 22वें संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। तो उनका शादी कहाँ हुआ? तो उनका शादी लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? तो पाटलिपुत्र में। और इसका विवाह लिच्छवी कुमार देवी के साथ हुआ था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त के चलाए गए सिक्के के एक और लक्ष्मी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने जो सिक्के चलाए थे उसके एक और लक्ष्मी जी का चित्र था, और दूसरी ओर अपनी रानी लिच्छवी का चित्र बनवाया था। तो एक साइड लक्ष्मी का था और दूसरे साइड अपनी और अपनी पत्नी का चित्र बनवाया था। अगला शासक समुद्रगुप्त हुए। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण किया था, यानी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है, क्योंकि उनकी माता लिच्छवी की थी, इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। समुद्रगुप्त ने 5 चरण में अपना विजय अभियान चलाया था। कितने चरण में? तो 5 चरण में अपना विजय अभियान चलाया था। समुद्रगुप्त के विजय अभियान की व्याख्या उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अशोक के अभिलेख में उसका वर्णन किया है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख में उनकी व्याख्या का वर्णन किया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने अपने पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कहा है। तो किस पुस्तक में कहा है? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ ने कहा है। बढ़ते हैं आगे। समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा का चित्र मिलता है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा का चित्र मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे, यानी उनको संगीत का शौक था। तो उसके सिक्का पर क्या चीज़ का चित्र मिलता है? तो वीणा का चित्र मिलता है। समुद्रगुप्त कविता की रचना भी करते थे, जिसे उन्हें कवि हरिसेन ने उनको कविराज कहा था। तो कविराज की उपाधि से किसने नवाजा था?
तो उनका जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि हरिसेन ने उनको कविराज कहा था, क्योंकि समुद्रगुप्त कविता की रचना भी करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला शासक हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण किए थे, क्योंकि उसने शकों को पूरी तरह पराजित किया था, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का चलाया जिसे रूपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपक। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक चांदी का सिक्का चलाया था जिसे रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि परम भागवत की उपाधि किसने लिया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव देवी से तथा नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से हुआ था। चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक वंश के रुद्रसेन से हुआ। चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? कुमारगुप्त था। चंद्रगुप्त के अन्य नाम परम भागवत, देवगुप्त, चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य था। कौन कौन से नाम थे? एक परम भागवत, क्योंकि उसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। एक देवगुप्त, चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की उपाधि उसने शकों को पराजित करके प्राप्त किया था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम है फाहियान। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो एक चीनी यात्री फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न उपस्थित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न उपस्थित थे और एक अकबर के काल में भी नवरत्न उपस्थित थे। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में नवरत्न उपस्थित थे। चंद्रगुप्त ने स्वयं एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम है गंधमदन। तो चंद्रगुप्त ने एक स्वयं पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है गंधमदन। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक कालिदास, जिसको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कालिदास किसके दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसकी पुस्तक का नाम है, कुछ पुस्तक हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार और मेघदूत। इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कालिदास ने कौन कौन से किताब पुस्तक की रचना की है। तो एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतु संहार और मेघदूत। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से एक बड़ा मिहिर थे जो क्या थे? एक ज्योतिष थे। उसके पुस्तक हैं पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एक है पंच सिद्धांतिका और बृहद संहिता। अगला नवरत्न में से थे अमर सिंह, जिसकी पुस्तक का नाम है अमरकोश। बढ़ते हैं आगे। आर्यभट्ट, उनके नवरत्न में से एक आर्यभट्ट थे जो क्या थे? एक वैज्ञानिक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टीय। तो आर्यभट्ट ये पुस्तक किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। गणित और खगोल शास्त्र को अलग किया। आर्यभट्ट ने गणित को और खगोल शास्त्र को अलग किया। आर्यभट्ट ने ही शून्य की खोज किया था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से थे एक नागार्जुन, जिसे धातु विज्ञान के वैज्ञानिक कहा जाता है। तो धातु विज्ञान के वैज्ञानिक थे कौन? नागार्जुन। इन्होंने ही दिल्ली के मेहरौली में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ बनवाया गया है जिसमें कभी भी जंग नहीं लगा, यानी उसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। बढ़ते हैं आगे। अगला शासक हुआ कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही करवाया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो कुमारगुप्त ने। इसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर मोर का चित्र मिलता है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मोर का चित्र मिलता है।
कुमारगुप्त ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए। कितने बार? 2 बार। 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए। बढ़ते हैं आगे। गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख कुमारगुप्त का मिला है। तो पूछा जाएगा कि गुप्त काल में सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके मिले हैं? तो कुमारगुप्त का मिला है। कुमारगुप्त की माता का नाम ध्रुव देवी था। क्या था? ध्रुव देवी। अगला शासक हुआ स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के समय ही हूनों का आक्रमण हुआ था। तो हून आक्रमण सर्वप्रथम किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। हूनों को पराजित कर उन्होंने शक्रादित्य की उपाधि धारण किया था। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ऐसे ही स्कंदगुप्त ने हूनों को पराजित करके शक्रादित्य की उपाधि धारण किया। सुदर्शन झील का मरम्मत स्कंदगुप्त ने करवाया था। सौराष्ट्र में कुमारगुप्त का गवर्नर पर्णदत्त था। तो उसका गवर्नर कौन था? तो पर्णदत्त। अगला शासक हुआ भानुगुप्त। भानुगुप्त का एक अभिलेख है एरन अभिलेख। इसी अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस अभिलेख में सती प्रथा का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है? तो आपका राइट आंसर है एरन अभिलेख में। तो एरन अभिलेख किनका अभिलेख है? तो भानुगुप्त का अभिलेख है एरन अभिलेख। बढ़ते हैं आगे। गुप्त काल के कुछ महत्वपूर्ण बातें। पर्दा प्रथा की शुरुआत इसी काल से मानी जाती है। पर्दा प्रथा का पहला बार उल्लेख अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने एक शब्द दिया है। उस शब्द का नाम है अवगुंठन शब्द, जिसका अर्थ होता है पर्दा। यानी अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने एक शब्द का उल्लेख किया है अवगुंठन शब्द, जिसका अर्थ होता है पर्दा। गुप्त काल में बाल विवाह और देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ है। यानी गुप्त काल से ही पर्दा प्रथा, बाल विवाह और देवदासी प्रथा का प्रचलन हुआ है। गुप्त काल में नगर के प्रधान पुरपाल होते थे। यानी वहाँ के नगर के प्रधान कौन होते थे? तो गुप्त काल में नगर के प्रधान पुरपाल होते थे। गुप्त काल में छुआछूत चरम सीमा पर पहुँच गई थी। यानी सबसे ज़्यादा छुआछूत इसी काल में देखा गया है। बढ़ते हैं आगे। समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना और कुमारगुप्त के सिक्के पर मोर का चित्र मिला है। यानी समुद्रगुप्त के सिक्के पर बीना का चित्र मिला है और कुमारगुप्त के सिक्के पर मोर के चित्र मिले हैं। गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह, 2 प्रमुख बंदरगाह थे। एक आपका है भरूच बंदरगाह जो गुजरात में है, एक है ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो कौन 2 बंदरगाह थे? गुप्त काल के 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह, एक भरूच बंदरगाह, एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह। गुप्त काल में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। यानी टैक्स कहाँ से आता था? तो भूमि से आता था। गुप्तों ने सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा गुप्त काल में। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।